हिमांशी नोरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी। वो नोरा के डांस को बिल्कुल कॉपी करने में माहिर थी। अगर किसी की शादी हो या पार्टी, नोरा फतेही के गानों पर उसकी कमर और पैर लचकने लगते थे। और ऐसे ही एक दिन हिमांशी पड़ोस की विमला आंटी की बेटी की शादी में जाती है। हिमांशी अपनी माँ साधना को खाने में बिजी करके खुद जाकर डीजे पर जोर जोर से नाचने लगती है और फिर नाचते नाचते गाना गाने लगती है। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। हिमांशी का डांस देखकर वहाँ मौजूद खड़े लड़के जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाय गर्मी। इतनी तेज डांस फ्लोर से आवाज आती देख साधना डीजे के पास जाती है और देखती है कि उसकी बेटी लड़कों के बीच मटक मटक कर डांस कर रही है। ये देखकर साधना उसका हाथ पकड़कर उसको सीधा घर लाती है और उससे बोलती है, तेरी खुद की शादी थी क्या? क्या हुआ माँ, आप ऐसे मुझे पकड़कर क्यों ले आई? क्यों ले आई? अरे तुझको थोड़ी शर्म है? कैसे लड़कों के बीच गंदे गंदे गानों पर नाच रही थी? अच्छा लगता है ऐसे? कल को तेरी शादी होगी और वहाँ तेरी ऐसी हरकतें रहेंगी, तेरी सास तुझे ऐसे देखेगी, तू मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक मत छोड़ियो। अब तो डांस करना भी गुनाह है, मतलब माँ हद है। और मेरी सास की चिंता मत करो, उनके नसीब में नोरा फतेही जैसी बहू है, वो तो रोज मेरी आरती उतारेंगी। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, उन हरकतों को देखकर तेरी सास आरती नहीं उतारेगी बल्कि बेल्ट से मारेगी तुझे। साधना हिमांशी को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन हिमांशी कहाँ सुधरने वाली थी। अपनी माँ से छुप छुप कर नोरा का डांस देखा करती थी और उसके जैसा मेकअप करती थी। कुछ दिन बाद हिमांशी के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के मोहन का रिश्ता आता है और साधना बिना देरी के 1 महीने के बाद ही उनकी शादी कर देती है। शादी जल्दबाजी में हो जाती है, इसलिए लड़के की माँ राधा अपनी बहू के आने की खुशी में रिसेप्शन की पार्टी रखती है, जहाँ पार्टी में डीजे पर नोरा का गाना दिलबर चल रहा था, जिसको सुनकर हिमांशी घूंघट हटाकर सीधा डांस फ्लोर पर जाकर नाचने लगती है और गाना गाती है, अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद, दिलबर 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 हो दिलबर दिलबर। हिमांशी का डांस देखकर पड़ोसन शारदा राधा के पास आकर बोलती है, राधा ये बहू लाई है कि डांस करने वाली आइटम नोरा फतेही को बहू बनाकर लेकर आई है क्या? शारदा बहन, मेरी बहू को नोरा फतेही बहुत पसंद है, इसलिए वो नोरा के गानों पर खुद को रोक नहीं पाती। अरे अपने ही रिसेप्शन पर ऐसे डांस, तौबा तौबा। वैसे तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म खराब हो गई, क्योंकि बहू का मुंह तो छोड़ो, उसका डांस ही पूरे मोहल्ले ने देख लिया है। एक तरफ राधा अपनी पड़ोसन से ताने सुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिमांशी के पति मोहन का एक दोस्त राघव बोलता है, भाई भाभी तो बहुत अच्छी लेकर आया है, बिल्कुल नोरा फतेही की तरह नाच रही है, कमर क्या लचक रही है, उसी की तरह सेम डांस, और चेहरा भी बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। थोड़ा सोच समझ कर बोल भाई, भाभी है तेरी, पत्नी है वो मेरी। अरे मैं तो तारीफ कर रहा था भाई, कोई नहीं, माफ कर दे मुझे। रिसेप्शन में तमाशा होने पर मोहन हिमांशी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और गुस्से में उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या आइटम डांस करने वाली एक्टर हो? गाना सुनते ही स्टेज पर चली गई और भूल गई थी क्या कि तुम्हारा ही रिसेप्शन है? लोग तुम्हें बधाई देने आए थे, न कि तुम्हारा डांस देखने। माफ करना मोहन जी, मैं जहाँ भी नोरा फतेही का गाना सुनती हूँ मुझसे रुका ही नहीं जाता। अगली बार ऐसा हुआ ना तो नाचते हुए अपने घर निकल जाना। मुझे नहीं बर्दाश्त है कोई मेरी पत्नी को लेकर गलत शब्द का इस्तेमाल करे। शादी के पहले ही दिन हिमांशी नोरा के डांस के चलते ससुराल वाले की नाक मोहल्ले में अच्छे से कटवा देती है, लेकिन पति की धमकी के बाद से हिमांशी ने अपने ऊपर काबू रखने का सोचा, इसलिए अब से नोरा का गाना सुन के भी चुपचाप खड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले में डांस प्रतियोगिता थी, वो भी बहू के लिए, जिसमें जीतने वाले लोगों को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर राधा भागी भागी घर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहल्ले में डांस की प्रतियोगिता है, जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है माँ जी, पर आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तू उसमें भाग ले। तेरे रिसेप्शन वाले दिन सबने कहा था कि तू नोरा फतेही की तरह डांस करती है।
माँ जी, बोरा फतेही नहीं, उसका नाम नौरा फतेही है और मोहन जी ने उस दिन डांस करने से साफ साफ मना कर दिया, इसलिए माफ करना, अब मैं डांस नहीं करूँगी। अरे पागल है क्या, पूरे 1 लाख रुपए की बात है, तेरे जैसा डांस पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं कर पाएगी। मान जा बहू, मोहन को तो मैं मना लूंगी। सास के कई बार बोलने पर हिमांशी डांस करने के लिए राजी हो जाती है और शाम को राधा मोहन को पैसे का लालच देकर राजी करवा लेता है। हिमांशी कुछ अच्छे गाने चलाकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर प्रतियोगिता का दिन आता है और वहाँ पर मोहल्ले की बहुएं स्टेज पर डांस कर रही होती हैं। उसके बाद हिमांशी की बारी आती है। हिमांशी डांस करते हुए अपने पति को देखकर गाना गाती है। मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेगी उसी दिन ही छोड़ देंगे। हिमांशी की आंखों में गुस्सा देखकर मोहन की आंखें झुक जाती है। इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा डांस हिमांशी ने किया था, इसलिए वो जीत जाती है। ये देखकर राधा बहुत खुश होती है और प्राइज लेकर सभी लोग घर आते हैं। घर पहुंचकर हिमांशी अपने पति और राधा से बोलती है, माँ जी, मुझे इन पैसों में से 25,000 रूपए दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हें 25,000 रूपए की? तुम मुझे ये दिखाना चाहती हो ये तुम्हारे जीते हुए पैसे हैं, इसलिए तुम ही खर्च करोगी। ऐसा होता तो 25,000 रूपए नहीं, पूरे 1 लाख रूपए मांगती, लेकिन मुझे 25,000 रूपए ही चाहिए। अरे बहू, तुझे क्या जरूरत पड़ गई 25,000 की, बता ना। माँ जी, आज डांस प्रतियोगिता के जज ने कहा था मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मुझे ये डांस और दूसरों को भी सिखाना है। पागल हो गई हो क्या? ये डांस दूसरों को सिखाने वाला डांस है, चुपचाप घर में बैठी रहो बहू की तरह। मोहन इतना बोलकर घर से चला जाता है। इस बात का हिमांशी को बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद से अगर किसी शादी या पार्टी में जाकर हिमांशी नौरा जैसा डांस करती, फिर मोहन और राधा उसे बहुत सुनाते हैं। अब तो हिमांशी के बर्दाश्त की सीमा टूट गई थी। एक दिन उसके मोहल्ले की 10 साल की छोटी लड़की नेहा उसके घर आती है। हिमांशी के पास आकर बोलती है, आंटी जी, आप मुझे डांस सिखा दोगी? मम्मी ने कहा था आप बहुत अच्छा डांस करती हो, बिल्कुल टीवी वाली हीरोइन की तरह, मुझे भी वैसे डांस सीखना है। अरे बस इतनी सी बात, मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, कल से आप आ जाना। अगर आपकी कोई दोस्त हो आप उसे भी ले आना डांस सीखने। ठीक है हिमांशी आंटी, थैंक यू। बच्ची के जाने के बाद जैसे हिमांशी पीछे मुड़ती है, सामने मोहन और राधा खड़े हुए थे, जो हिमांशी के इस फैसले को लेकर बोलते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना, नौरा फतेही बनने की कोशिश मत करना, लोगों के बच्चों को ऐसे कमर लचकाना सिखाओगी। बहू, मोहन सही कह रहा है। आप लोग चुप रहिए, एकदम चुप। जिस डांस से आपको पैसे मिले तो मुझे पूरे मोहल्ले के सामने नचवा दिया, तो फिर पूरी शान से बोला था नौरा जैसा डांस करती है मेरी बहू, नौरा जैसी दिखती है। और जब मैं अपनी इसी डांस को अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो आप दोनों को दिक्कत हो रही है। पर बहू, पर कुछ नहीं माँ जी, अगर आप दोनों ने मुझे डांस क्लास खोलने नहीं दिया तो मैं मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि उस दिन प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे आप दोनों ने रख लिए थे और मुझे फुटी कौड़ी भी नहीं दी, और साथ ही मेरे ससुराल वाले मुझे धमकी दे रहे हैं। हिमांशी की ये बात सुनकर मोहन और राधा डर जाते हैं और उसको डांस क्लास खोलने से नहीं रोकते, और हिमांशी अपने डांस के हुनर से अपनी एक पहचान बनाती है और लोग उसको नौरा फतेही जैसी बहू नहीं बल्कि उसकी पहचान से जानते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सुधा अपने जवान बेटे महेश के साथ माधवपुर नाम के गांव में रहा करती थी। महेश गांव के सेठ के गोदाम में बोरियों में अनाज भरने का काम किया करता था। वैसे तो उनका छोटा सा परिवार बहुत खुश था, परंतु एक कारण की वजह से सुधा हमेशा चिंतित रहती थी और वो कारण था महेश का दाहिना हाथ। क्योंकि महेश का दाहिना हाथ खराब था, वो केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल कर पाता था। महेश का बचपन तो फिर भी किसी तरह बीत गया था, लेकिन अब सुधा को महेश के भविष्य की चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सुधा की पड़ोसन हाथ में एक मिठाई का डब्बा लिए सुधा के घर आती है और कहती है, ये लो सुधा बहन, मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस बात की? मेरे बेटे की शादी हो गई है। अरे वो शादी शहर में हुई ना, इसलिए किसी गांव वालों को बुला ही नहीं पाई। तुम जानती हो लड़की शहर की है और बहुत ही अमीर है, अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई है। मेरे तो भाग ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। काश मेरे बेटे महेश के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। देखो सुधा बहन,
मैं नहीं चाहती तुम्हें बुरा लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे बेटे की शादी होना नामुमकिन है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को किसी अपाहिज लड़के को नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई मजबूर अनाथ लड़की होगी तो शायद तुम्हारे बेटे की शादी हो जाए। ऐसा कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। उस पड़ोसन की बात सुनकर बेचारी सुधा दुखी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब महेश घर आता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई होती है, जिसे देखकर सुधा उससे पूछती है, क्या हुआ महेश, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? मेरे इस हाथ की वजह से। उन्होंने कहा कि मेरा एक हाथ खराब होने की वजह से मैं बहुत धीरे काम करता हूँ और उन्हें तेजी से काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। फिर अगले दिन से महेश गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, परंतु कोई उसे काम नहीं देता। इसलिए वो काम की तलाश में शहर चला जाता है। शहर में भी वो एक दुकान से दूसरी दुकान काम की तलाश में भटकता रहता है, परंतु कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। एक दिन ऐसे ही वो काम की तलाश में भटक रहा था, तभी एक भिखारी उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। महेश के पास अपने खाने के लिए केवल 2 ही रोटी थी, लेकिन फिर भी वो मन में दया भावना रखकर वो दोनों रोटी उस भिखारी को दे देता है। ये लीजिए, मेरे पास यही 2 रोटी है, आप इन्हें खा लीजिए। बेटा, अगर मैं इसे खा लूँगा तो तुम क्या खाओगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं नगर नगर भटक रहा हूँ, किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ खा लूँगा। अच्छा, तो तुम इस नगर के नहीं हो, लेकिन तुम नगर नगर भटक क्यों रहे हो? मैं अपने गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, परंतु मेरे इस हाथ की वजह से कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे काम के लिए भटकना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो तुम विंध्य नगर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा? इससे आपका क्या तात्पर्य है? वो भिखारी इस सवाल का उत्तर दिए बिना ही आगे निकल जाता है। फिर महेश मन ही मन सोचता है, वैसे भी मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा हूँ, एक बार विंध्य नगर जाकर भी देख लेता हूँ। ऐसा सोचकर महेश विंध्य नगर चला जाता है, परंतु जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का नजारा बिल्कुल अलग होता है। ये कैसा नगर है? यहाँ के बाजार तो खाली पड़े हैं, हर तरफ सन्नाटा है और लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना जाने उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा। तभी महेश को एक आदमी वहाँ आता हुआ दिखाई देता है। महेश उस आदमी को रोकता है और पूछता है, अरे भैया, इस नगर की ऐसी हालत क्यों हो रखी है? ना बाजार में कोई रौनक है, ना सड़कों पर लोग हैं, ऐसा क्यों? बाजार में रौनक कैसे होगी? सभी लोग बहुत दुखी है और चिंता में भी है। मैं कुछ समझा नहीं। इस नगर की राजकुमारी की जल्द ही मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई है। अगर ऐसा है तो उस राजकुमारी के पिता यानी कि राजा जी को राजकुमारी को वैद्य के पास लेकर जाना चाहिए। राजा जी ने विश्व भर के वैद्यों से राजकुमारी को दिखा लिया है, परंतु किसी के पास कोई उपाय नहीं है। राजकुमारी को बचाने का केवल एक ही उपाय है, वो भी असंभव सा है। कैसा उपाय? एक वैद्य ने बताया है कि अगर जादुई सोने की गाय का दूध औषधि के साथ मिलाकर राजकुमारी को पिलाया जाए तो राजकुमारी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जादुई सोने की गाय को एक विशाल राक्षस ने बंदी बना रखा है। अगर कल सुबह तक राजकुमारी को उस सोने की जादुई गाय का दूध नहीं पिलाया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनकी मृत्यु के साथ साथ इस राज्य से खुशियाँ भी चली जाएगी, क्योंकि इस नगर को उनकी ही वजह से खुशियों का वरदान मिला था। क्या तुम मुझे राजा जी के पास ले जा सकते हो? ठीक है। इसके बाद वो आदमी महेश को उस नगर के राजा के पास ले जाता है। राजा के पास जाने के बाद महेश राजा से कहता है, राजा जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी यानी कि राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। मैं सुबह होने से पहले ही सोने की गाय को यहाँ ले आऊँगा। युवक, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम जीवन भर तुम्हारे एहसानमंद हो जाएंगे।
इसके बाद सैनिकों द्वारा महेश को उस गुफा का रास्ता बता दिया जाता है जहां उस राक्षस ने सोने की जादुई गाय को कैद कर रखा था। महेश जब वहां पहुंचता है तो वो राक्षस शिकार करने के लिए गुफा से बाहर गया हुआ था। महेश अंदर जाता है तो उसे एक बड़े से पिंजरे में सोने की जादुई गाय दिखाई देती है। महेश उस जादुई गाय को राजकुमारी और अपने बारे में सारी बात बताता है। मुझे आपको यहाँ से किसी तरह आजाद करना है ताकि राजकुमारी की जान बच पाए। मैं भी राजकुमारी की मदद करना चाहती हूँ और अपने लोग वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इस राक्षस ने मुझे इस मायावी पिंजरे में कैद कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ से ना तो बाहर निकल सकती हूँ और ना ही उस राक्षस का कुछ बिगाड़ सकती हूँ। लेकिन आप इस राक्षस की चंगुल में आई कैसे? मैं कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ पृथ्वीलोक का भ्रमण करने आई थी, लेकिन उस समय मैं अपने परिवार से बिछड़ गई और इस राक्षस ने मुझे देख लिया। ये राक्षस जानता था कि अगर प्रत्येक दिन ये मेरा जादुई दूध पिएगा तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी, इसलिए इसने मुझे यहाँ कैदी बनाकर रख लिया। ऐसा कहकर उस सोने की जादुई गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महेश अपने बाएं हाथ से उस गाय के सर को सहलाता है और ऐसा करते ही एक चमत्कार होता है और महेश का दाहिना हाथ ठीक हो जाता है। ये सब देखकर महेश बहुत खुश होता है। इसके बाद वो सोने की जादुई गाय कहती है, महेश, अब तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार दे रही हूँ। उस तलवार से तुम उस दुष्ट राक्षस का अंत कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उस तलवार को तुम सीधा उस राक्षस के नाभि के पास मारना, तभी उस राक्षस की मृत्यु होगी। सोने की जादुई गाय के ऐसा कहते ही महेश के हाथों में एक जादुई तलवार आ जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पर राक्षस भी वापस आ जाता है। महेश को वहाँ देखकर राक्षस गुस्से में उबलता हुआ कहता है, कौन है तू दुष्ट मानव और यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रहा है? क्या तुझे मेरा खौफ नहीं है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। ये सब तो तू तब करेगा ना जब तू जिंदा बचेगा। ऐसा कहकर महेश बिना उस राक्षस को कोई समय दिए उस राक्षस की नाभि के पास उस तलवार से वार कर देता है और वो राक्षस वहीं गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस के मरते ही वो मायावी पिंजरा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद महेश उस सोने की जादुई गाय को लेकर महल पहुँच जाता है और राजवैद्य से कहता है, वैद्य जी, अभी सुबह होने में समय है, कृपया करके जल्दी से सोने की गाय के दूध को औषधि के साथ मिलाकर राजकुमारी को दे दीजिए। इसके बाद वैद्य बिना देर लगाए सोने की जादुई गाय के दूध को निकालकर उसे औषधि के साथ मिलाकर राजकुमारी को पिला देते हैं, जिससे कुछ ही देर में राजकुमारी को होश आ जाता है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती हैं। ये सब देखकर नगर के राजा बहुत खुश होते हैं और महेश को गले लगा लेते हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारे राजकुमारी के प्राण बचे हैं, वरना तो हम उन्हें खोने ही वाले थे। तुमने उनकी जान बचाई है, इसलिए अब उनकी जान पर तुम्हारा हक है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं राजकुमारी की शादी तुमसे करूँगा। लेकिन मैं तो एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही भी। इसके बाद सभी के कहने पर महेश राजकुमारी से शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। राजा राजकुमारी को बहुत सारी धन दौलत के साथ महेश के साथ विदा करते हैं। महेश जब अपने गांव पहुंचता है तो उसके साथ इतना सारा सामान, धन दौलत और राजकुमारी को देखकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। इसके बाद महेश ढोल नगाड़े के साथ अपने घर पहुंचता है। उसके सभी पड़ोसियों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद महेश जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे अपनी माँ यानी सुधा दरवाजे पर ही मिलती है। बेटा, तेरा हाथ ठीक हो गया और ये राजकुमारी क्या ये तेरी पत्नी है? इसके बाद महेश सुधा को सारी बात बताता है और गांव वाले भी ये सारी बात सुनते हैं और सभी महेश की बहादुरी की तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद से महेश और सुधा को कभी गरीबी में दिन काटने नहीं पड़ते और उनकी जिंदगी उस सोने की जादुई गाय की वजह से पूरी तरीके से बदल जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।